नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने अपनी जीएस की पढ़ाई में सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को लिया है और मॉडर्न हिस्ट्री में भी मैंने पहला जो ख़त्म किया है वो यूरोपियों का आगमन, यूरोपी कैसे कैसे भारत आए थे उनके बारे में हमने विस्तार से देखा है। और अगला जो हमारा टॉपिक है, इसी के आगे क्रम में इतिहास का जो हमने टॉपिक बनाया है उसका क्रम है ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार, यानी कि अंग्रेज़ों की भारत विजय। कैसे कैसे अंग्रेज़ों ने भारत के विभिन्न राज्यों को जीतते हुए, विभिन्न राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेते हुए चले गए, उन सब का हम व्यापक अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल का अधिग्रहण किया। तो बंगाल के अधिग्रहण में भी क्यों बंगाल का किया, हम इसको भी देखेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार चल रहा था तो दो मत प्रचलित थे। ब्रिटिश जब साम्राज्यवादी विस्तार हुआ उसमें जब हमारा इतिहास लिखा गया तो इतिहासकारों के दो मत हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि अंग्रेज़ों ने जो भारत की विजय की, जो अंग्रेजी भारतीय राज्यों को अपने बस में किया, अपने कब्जे में किया, वो उनका उद्देश्य नहीं था, वो निरुद्देश्य था। कोई उनकी पहले से मंशा नहीं थी, बस उस समय की परिस्थितियां ऐसी होती गई कि उनको मजबूरी में युद्ध करना पड़ा और युद्ध करके राज्यों का विस्तार करना पड़ा। कुछ विद्वानों का ये मानना है। और कुछ राज्यों का कुछ लोगों का ये मानना है कि इनकी जो नीति थी ये सुव्यवस्थित थी, इनका पूरा प्री प्लान था पहले से। इन्होंने पहले ही कुछ लोग मिल करके इंग्लैंड में कुछ लोगों का समूह बना, उन लोगों ने एक योजना बनाई और योजना के तहत एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और तब वो आए भारत में व्यापार करने। उनका मूल उद्देश्य ही यही था कि वो भारतीय राज्यों को अपने कब्जे में ले लें और भारत को गुलाम बना करके अपना राज करें ताकि उनको आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सके। और जो पहले मत जिनका ये मत था कि उनका कोई उद्देश्य नहीं था, उनका यही मानना था कि ब्रिटिश कंपनी केवल व्यापार करने आई थी और मजबूरी में वो युद्ध किए और राज्यों को अधिग्रहण किए, तब जा कर के उनको जो भारत गुलाम बना, तब जा कर के भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा। तो इन दोनों के मतों को अगर हम मिला करके एक निष्कर्ष पर पहुँचे, एक जिसको कह सकते हैं तटस्थ, अगर हम एक निष्कर्ष निकालें तो हम पाएंगे दोनों में ही कुछ न कुछ अतिशयोक्ति है। जिनका मानना है कि सुनियोजित ढंग से आए थे, उसमें भी कुछ माना जाता है। हम देखते हैं जो इतिहास का पूरा कालक्रम हम जब देखते हैं तो हमको यह नज़र आता है कि वो भी कुछ अतिशयोक्ति बोल रहे हैं, और जिनका मानना था इनका कुछ उद्देश्य नहीं था, मजबूरी में आए, उनका भी हम मत को कहीं न कहीं सही नहीं पाते हैं। तो उद्देश्य का अगर हम निष्कर्ष पर पहुँचें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि हाँ, ऐसा हम मान सकते हैं ऐतिहासिक घटनाक्रम को देख करके कि जब वो आए थे तो उनकी ये बिल्कुल ये मंशा नहीं थी कि वो भारत के राज्यों को अपने में मिलाएं या भारतीय राज्यों को गुलाम बनाएं। वो मूलतः व्यापार करने के लिए आए थे, जैसा कि उनके जो क्रियाकलाप थे, जो उनके कार्यक्रम थे, उनके माध्यम से हम देख सकते हैं। आए तो थे वो व्यापार ही करने, केवल व्यापार करने आए थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। मजबूरी में युद्ध उन्होंने नहीं किया, उन्होंने युद्ध थोपा, कितने राज्यों पर युद्ध थोपा उन्होंने, उनका अधिग्रहण किया, ज़बरदस्ती अधिग्रहण किया। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो मजबूरी में कि नहीं, पहले वो व्यापार के लिए आए थे, लेकिन बाद में उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई और लालचवश आकर के व्यापार अपना बढ़ाने के लिए, आर्थिक लाभ कमाने के लिए भारतीय राज्यों को गुलाम बनाते गए। और इसका हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार, जब हम कुछ लोगों की नीतियों का अध्ययन करेंगे जो वहाँ के गवर्नर आए थे, तब ये चीज़ें उसमें झलकती हुई आपको दिखाई देगी। चाहे वो देखते हैं हम वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली,
एक वेलेजली नाम का गवर्नर हुआ, वेलेजली। वेलेजली नाम का जो एक गवर्नर था, ब्रिटिश गवर्नर था, इन्होंने एक प्रणाली चलाई थी, सहायक संधि। इसके माध्यम से राज्यों को आपस में मिला लेता था, ब्रिटिश राज्यों में। और दूसरे एक थे हेस्टिंग की आक्रामक नीतियों का हम अध्ययन करेंगे, किस तरीके से उन्होंने आक्रामक नीतियां अपना करके भारतीय राज्यों को आपस में मिलाया। हैदराबाद, निजाम, मद्रास हम जब पढ़ेंगे तो उसके क्रम में हम देख पाएंगे। जब हम अपना संयुक्त प्रांत देखेंगे कि संयुक्त प्रांत जो आज के उत्तर प्रदेश है, इसका अधिग्रहण कैसे हुआ, इसको हम देखेंगे। झांसी राज्य का कैसे हुआ अधिग्रहण, ये भी हम देखेंगे। और एक डलहौजी नाम के गवर्नर आए जो कि हड़प नीति, राज्यों को कैसे हड़प लिया। तो अगर तुम्हारा उत्तराधिकारी कोई नहीं है, जैसे किसी राजा का कोई बच्चा नहीं है, कोई उसका वंशज नहीं है, तो वो मानते थे कि इस पर ब्रिटिश का हक है। कैसे उन राज्यों को आपस में मिला लिया, ये भी हम देखेंगे। तो इन सब नीतियों से ये सिद्ध होता है कि ऐसा नहीं था कि वो उन मजबूरी बस युद्ध किए, नहीं, ऐसा नहीं था। उनकी मंशा तो भले ही नहीं थी, पहले केवल व्यापार करने की थी, लेकिन बाद में उनकी महत्वाकांक्षाएं जग गई और वो साम दाम दंड भेद सभी के माध्यम से वो भारतीय राज्यों को आपस में मिलाते गए। इस चीज़ का हम आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे, इसका झलक आपको दिखेगी, एकदम प्रॉपर तरीके से दिखेगी। तो इस तरीके से हम ब्रिटिश साम्राज्यवादी को जो दो विचारक जो मौजूद थे, दो इतिहासकार, दो लोगों का मत, जो दो मत भारत में फैला हुआ है इतिहासकारों के बीच में, उसका हमने एकदम तटस्थ होकर अध्ययन किया। अब देखिए, अधिग्रहण के क्रम में, राज्यों के अधिग्रहण के क्रम में सबसे पहले हम उन्होंने सबसे पहले बंगाल का अधिग्रहण किया। अब ये भी सवाल उठता है कि सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल का ही चुनाव क्यों किया। तो सबसे पहले जो इसका रीज़न देखने को मिलता है, सबसे पहले तो ये इस पर जो है आर्थिक महत्व, सामरिक महत्व और व्यापारिक महत्व, ये तीनों महत्वों का उन्होंने अध्ययन किया। ये तीनों बंगाल में तीनों चीज़ें, चाहे वो आर्थिक चीज़ें हों, चाहे वो सामरिक महत्व हो और चाहे वो व्यापारिक महत्व हो, सभी चीज़ें बंगाल में उस समय मौजूद थी। बंगाल बहुत ही समृद्ध राज्य हुआ करता था। बंगाल की जो भूमि थी वो बहुत उपजाऊ हुआ करती थी, काफ़ी उत्पादन हुआ करता था वहाँ पे। प्राचीन काल से ही बंगाल में उत्पादन बहुत होता था, तो उनका इसलिए इनकी नज़र बंगाल पर पड़ी। और जो खनिज संसाधन हुआ करता था, बंगाल में बहुत सारे खनिज संसाधन हुआ करते थे, जिनसे वो अपने फैक्ट्री का जो कच्चा माल होता था, जो उनके उद्योग लग गए थे, उद्योगीकरण हो रहा था यूरोप में, जो कच्चे माल की ज़रूरत होती थी वो खनिजों से यहाँ से निकाल करके लेके जाते थे। और जो उनका हथियार बनाते थे, गोला बारूद बनाते थे, वो भी खनिज जो यूरेनियम वगैरह निकलता है, यूरेनियम वगैरह, उससे वो अपना बारूद वगैरह बनाते थे। एक तो उनकी ये भी पूर्ति होती थी खनिज संसाधनों की। और जो सबसे बड़ा महत्व है कि बंगाल में समुद्री सीमा बहुत लंबी है। बंगाल में उनको काफ़ी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सबसे पहले एक ही में था, तो उनको लंबी समुद्री सीमा मिल जाती थी, जो बंदरगाही क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। वहाँ पे जहाज़ों को लाना आसान था, यातायात का साधन आसान था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना आसान था, नदियों के माध्यम से हो या फिर समुद्र के किनारे से हो। अगर हम बंगाल की स्थिति को देखते हैं तो अगर ये हम देखें, ये भारत है तो ये बंगाल है, ये समुद्री जो ये सीमा थी ये बंगाल है, ये बंगाल की समुद्री सीमा लगी हुई थी। और जो भी राज्य समुद्र से लगा हुआ होता है उसका सामरिक महत्व बहुत होता है, सामरिक महत्व उसका बहुत ही अधिक होता है, जैसा कि अंग्रेज़ों ने इसको भांपा और सबसे पहले उनकी नज़र इसी पे गई। यहाँ पे एक और चीज़ था जो सबसे कह सकते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थितियों में से एक था कि यहाँ पे कोई क्षेत्रीय चुनौती नहीं थी, कोई क्षेत्रीय सक्रिय राजा नहीं था, क्षेत्रीय चुनौतियाँ नहीं हुआ करती थी यहाँ पे। इसलिए भी इन्होंने बंगाल का चुनाव किया। ऐसे ही नहीं कर लिया बंगाल का चुनाव, कहीं और क्यों नहीं गए, बिहार क्यों नहीं आ गए,
या फिर कश्मीर क्यों नहीं चले गए, तमिलनाडु पहले क्यों नहीं गए। तो सारी स्थितियों को उन्होंने पहले देखा, इसलिए सबसे पहले उन्होंने बंगाल का अधिग्रहण करना चाहा। एक तो ये परिस्थितियाँ थी। दूसरा, बंगाल में अगर हम परिस्थितियाँ देखेंगे उस समय राजनीतिक माहौल क्या था। राजनीतिक माहौल उस समय ये था बंगाल का, जो बंगाल हुआ करता था वो मुग़ल सम्राट का प्रांत हुआ करता था। ये मुग़ल प्रांत हुआ करता था बंगाल में मुग़लों का शासन था। किसका शासन था? मुग़लों का शासन हुआ करता था। तो इसमें दो राजनीतिक पद होते थे, एक होता था सूबेदार और दूसरा होता था दीवान। जो दीवान हुआ करता था वो वित्तीय मामले देखता था, रुपए से संबंधित किसका कहाँ लागत आया, कितना खर्चा, किसको क्या वेतन देना है, मतलब रुपए से संबंधित जो अधिकार था वो दीवान देखता था, वित्तीय अधिकार। दूसरा जो पद हुआ करता था वो सूबेदार का पद हुआ करता था। सूबेदार जो था वो प्रशासनिक मामले देखता था, कहाँ सेना लगानी है, कहाँ युद्ध हुआ है, कहाँ आपका दीवार बनानी है, कहाँ किला बनाना है, ये सारे मामले, प्रशासनिक मामले जो है ये सूबेदार देखता था। और इसकी इन दोनों की नियुक्ति जो है वो वहाँ का सम्राट किया करता था। ठीक है, ये वहाँ का राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, ये आपको ध्यान में रखना है सूबेदार। क्योंकि पूरे इतिहास में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम ये नहीं बताएंगे कि सूबेदार क्या होता है और दीवान क्या होता है। तो अब आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, दीवान क्या होता है और सूबेदार क्या होता है। जब बीच में आएगा तो मैं ऐसे डायरेक्ट बोल दूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि दीवान अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये वित्तीय मामले देखता है, और सूबेदार अगर आ रहा है तो ये प्रशासनिक मामले देखता है। इसको आप लोग इतनी चीज़ याद रखिएगा। अब एक घटना होती है, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उस समय जब बंगाल का नवाब हुआ करता था, बंगाल का सम्राट हुआ मुग़ल सम्राट औरंगजेब। जब इसकी मृत्यु हुई तब बंगाल की ये परिस्थितियाँ थी, इन्होंने नियुक्त किया था सूबेदार यानी कि प्रशासनिक प्रमुख जो था वो अजी मुसान था। अजी मुशान ये क्या था? सूबेदार था। और दीवान था मुर्शीद कुली खान। ये अजी मुसान जो था वो सूबेदार था, यानी कि प्रशासनिक मामले ये देखता था अजी मुशान, और मुर्शीद कुली खान जो था वो अपना देखता था दीवानी मामले यानी कि वित्तीय अधिकार। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो क्या था, जो अजी मुसान था ये राजघराने से था, राजघराने से, बड़े परिवार से था, अय्याश किस्म का था। इसका मन नहीं लगता था काम में, इसका प्रशासनिक मामले देखने में या फिर किसी भी मामले में राजपाट के काम में इसका मन नहीं लगता था। तो जो यहाँ के दीवान थे मुर्शीद कुली खान दीवान था, यानी कि इसके पास वित्तीय अधिकार प्राप्त था। तो इन्होंने इसको बोला कि ये तो नाकाम था, किसी काम का नहीं था, ये रहता ही नहीं था, ये दिल्ली में रहता था, राजघराने से होने के नाते ये हमेशा दिल्ली में ही रहता था, अय्याशी करता था। इसीलिए इसका जो कामकाज था बंगाल का, ये जो सूबेदार का काम था वही दीवान भी किया करता था, यानी कि मुर्शीद कुली खान भी अजी मुसान का काम किया करता था। यानी कि वास्तविक शक्तियाँ किसके हाथ में थी? वैसे सूबेदार तो ये था प्रशासनिक शक्तियाँ नाम का पेपर पे, और दीवान ये था, लेकिन ये रहता नहीं था। इसलिए बंगाल पर किसका शासन था? मुर्शीद कुली खान का। देखा जाए तो जो वास्तविक शक्तियाँ, चाहे वो दीवानी की हो चाहे सूबेदारी की हो, दोनों मुर्शीद कुली खान के हाथ में था। और मुर्शीद कुली खान काफ़ी योग्य भी था, योग्य दीवान था। तो आखिरकार आगे चलकर फारुख सियर का नाम से परिचित होंगे आप लोग। फारुख सियर जिनको फोड़ा हो गया था और एक अंग्रेजी डॉक्टर ने उनको ठीक कर दिया था फोड़े को। फोड़ा
होने से वो ठीक से गद्दी पे बैठ नहीं पा रहे थे। इस वजह से जब उनका फोड़ा ठीक किया गया तो काफ़ी खुश हो गए। अब एक राजा अगर गद्दी पे नहीं बैठ पाएगा, ऐसी जगह फोड़ा हो जाएगा कि वो राजा गद्दी पर बैठने के लिए ही असमर्थ है, तो वो अगर उसको कोई ठीक करेगा, इनाम तो जाहिर सी बात है देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रिय अगर कुछ होता है राजा के लिए उसकी गद्दी होती है, और फोड़ा ऐसी जगह हो गया कि गद्दी पर ही नहीं बैठ पा रहा था। तो मजबूरन जब उसका फोड़ा ठीक किया, उन्होंने खुश होकर, काफ़ी खुश होकर के उन्होंने उसको कई राज्य की जमींदारी दे दी थी, कई गाँव की, 3 गाँव की जमींदारी दे दी थी, जिसको मैंने देखा था। तो वही फर्रुखसियर हैं ये। तो फर्रुखसियर ने इसकी योग्यता को समझा मुर्शीद कुली खान को, और 1717 ईस्वी में जब ये सम्राट बने फर्रुखसियर, तो इसको मुर्शीद कुली खान को सूबेदार भी नियुक्त कर दिया। इसको सूबेदार, ये रहते ही नहीं थे, इन्हीं को नियुक्त कर दिया, मुर्शीद कुली खान को सूबेदार के रूप में भी नियुक्त कर दिया। और मुग़ल सम्राट द्वारा ये नियुक्त किया जाने वाला अंतिम सूबेदार था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद इसका बंगाल का अधिग्रहण ही हो गया, बंगाल पर ब्रिटिश शासन हो गया। तो अगर एग्ज़ाम में ये आ जाए कि ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाने वाला अंतिम सूबेदार कौन था, तो वो मुर्शीद कुली खान था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बंगाल का अधिग्रहण थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम बंगाल के अधिग्रहण को 2 भाग में देखेंगे, नहीं तो बड़ा काफ़ी हो जाएगा वीडियो, तो आप लोग देखते भी नहीं हैं बड़ा वीडियो, इसी वजह से हम उसके 2 पार्ट में। और जो हम बंगाल का जब पढ़ रहे हैं, हम किसी भी राज्य का क्योंकि जब हम बंगाल का अधिग्रहण पढ़ रहे हैं तो हम काफ़ी नवाब हुआ करते थे, बंगाल में काफ़ी नवाब हुआ करते थे, तो एक के बाद काफ़ी नवाब हुए। तो उन्हीं नवाब के नाम से, उन्हीं के कालक्रम से ही हम बंगाल के इतिहास को पढ़ने का प्रयास करेंगे, और इन्हीं नवाब के नाम से हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन नवाबों ने किया क्या, और अंग्रेज़ों ने कैसे इनको आपस में मिलाकर इनकी शक्तियाँ नष्ट कर दी। ये भी हम इसी के माध्यम से, तो हमारा ये पढ़ने का तरीका होगा कि ये नवाब हुए, इन्होंने क्या किया, ये नवाब हुए, इन्होंने क्या किया, ये नवाब हुए, इन्होंने क्या किया, ये नवाब हुए, इन्होंने क्या किया। इस तरीके से हम बंगाल के अधिग्रहण को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा था, नियुक्त किया गया था नवाब, वो कौन था? सूबेदार जो नियुक्त किया गया था वो था मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? फर्रुखसियर के द्वारा नियुक्त किया गया था। इसके बारे में हम देख लेते हैं। काफ़ी योग्य था, ये बहुत ही योग्य था, वित्तीय मामले भी देखता था, प्रशासनिक मामले भी देखता था, और लास्ट में इसको सूबेदार बनाया भी गया। तो इन्होंने अपने, जब इसकी सूबेदारी थी उसमें कुछ सुधार भी किया, काफ़ी प्रचलित सुधार माने जाते हैं। तो इसके सुधारों को हम देख लेते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है। इन्होंने क्या किया, एक काम ये किया इन्होंने कि जितने छोटे जमींदार थे जो बंगाल में, जो छोटे जमींदार थे, उनकी जमींदारी को ख़त्म कर दिया, ठीक है। उनकी जमींदारी के खिलाफ कार्रवाई की और उनकी जमींदारी को ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म कर दिया? ये घूसखोर हो गए थे, जमींदार जितने थे वो घूसखोर हो गए थे और जनता को परेशान कर रहे थे, और जनता इनसे तंग आ गई थी। और इनका जो, जैसे ये अगर कालाबाजारी करेंगे तो जो राजकोष है, राजकोष, उसमें भी पैसे नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए इन्होंने छोटे छोटे जमींदारों को ख़त्म कर दिया और बड़े जमींदारों को बनाए रखा। बड़े जमींदारों को इसलिए बनाए रखा क्योंकि बड़े जमींदार थे वो प्रशासनिक मामलों में मदद करते थे, प्रशासनिक मामलों में राजा की मदद करते थे और कर वसूल करके राजा को देते थे, ठीक है। ये भी इन्होंने किया ताकि इनका विरोध भी ना देखना पड़े। बड़े जमींदारों को बनाए रखा क्योंकि जितने भी वसूली का काम था, भुगतान का काम था, ये बड़े जमींदार कर लिया करते थे, ठीक है। अगला सुधार इन्होंने क्या किया, अगले सुधार के क्रम में इन्होंने ये किया कि एक जागीर भूमि को, ऐसे आप लोग रखते कि जागीर भूमि को बड़ी मात्रा में
खालसा में परिवर्तित कर दिया, खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। अब जागीर भूमि क्या हुआ करती थी और खालसा भूमि क्या हुआ करती थी, इसको भी आप लोग जानिए, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं या फिर कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें ये आ जाता है जागीर भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित किया मुर्शीद कुली खान ने। अब ये नहीं समझाएगा कि जागीर क्या होता है और खालसा भूमि क्या होता है। जैसे मैंने समझाया सूबेदार क्या होता है और सूबेदार, प्रशासनिक और नवाब क्या होता है उसको हमने देखा, ठीक है। तो उसको कोई किताब में कोई तो समझाया नहीं जाता है, तो हम लेकिन इसको समझ करके चलेंगे ताकि हम कुछ अगर किताब पढ़ें तो हमारी समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहला जागीर भूमि जो हुआ करती थी वो प्रशासक को दे दी जाती थी, प्रशासक को ये दी जाती थी, सूबेदार को दी गई। जो सूबेदार है या फिर जो जमींदार है वो भी प्रशासन का कार्य छोटे मोटे क्षेत्रों में तो प्रशासन का कार्य वो देख ही रहा है, तो उसको दे दी जाती थी कि इस पे आप कर वसूलिए और खुद के लिए रखिए, ठीक है। उनके लिए कि इतनी भूमि है, इस पर जो होगा, जो कर वसूलोगे वो आपका है, और ये जो है इसमें इसका जो कर आएगा ये हमें दे दीजिएगा। ये होता था पहले, राजकोष में भी तो देना ही रहता था। फिर तो इससे क्या होता है, अगर जागीर भूमि बढ़ेगी, प्रशासक की भूमि बढ़ेगी, हम दान ही देते रहेंगे तो जाहिर सी बात है राजकोष का घाटा होगा। तो इन्होंने क्या किया, जागीर भूमि को बड़े मात्रा में खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। खालसा भूमि का मतलब होता था राजकीय भूमि, राजकीय भूमि। इसके जो कर थे, इसकी जो आय थी, आय ये सीधे राजकोष में जाती थी, सीधे, इसकी राजकोष में नहीं जाती थी, ये प्रशासक खा जाते थे। तो जागीर भूमि को बड़े मामले में खालसा भूमि में किसने परिवर्तित किया, मुर्शीद कुली खान ने। अब जाहिर सी बात है जिनकी भूमि छीनेगी, जिनके अधिकार छीनेंगे वो तो विरोध करेंगे ही, वो तो विरोध करेंगे ही। जो अब विरोध कौन कौन कर रहे थे, जो जागीर भूमि जिनकी ले ली गई और जो छोटे जमींदार थे जिनकी जमींदारी ले ली गई, ये दोनों विरोध कर रहे थे, ठीक है। एक जिनकी जागीर भूमि को ले लिया गया, परिवर्तित कर दिया खालसा में, और जो छोटे जमींदार थे क्योंकि इनकी जमींदारी खत्म कर दी गई थी। अब ये छोटे जमींदारों में हिंदू भी थे, ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम तो थे ही, जैसे गुलाम मोहम्मद और उदय नारायण जैसे छोटे जमींदारों ने विरोध किया कि हमारी जमींदारी को आप मत ख़त्म करिए या फिर हमारी जागीर भूमि को आप मत ख़त्म करिए, ठीक है। अब जब विरोध हुआ, काफ़ी दंगे फसाद होने लगे, काफ़ी लोग इनके खिलाफ बोलने लगे। अंग्रेज़ तो थे ही, जो अंग्रेज़ों के हित में होगा उसी का साथ देंगे। अगर राजा के कोई विरोध में खड़ा हो रहा है तो अंग्रेज़ फट से उसके साथ पकड़ लेते थे, विदाउट एनी लेट, बिल्कुल ज़रा सा भी लेट नहीं करते थे। अगर ये राजा है, राजा के खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहा है, तो अगर ये व्यक्ति आवाज़ इसके खिलाफ उठा रहा है तो फटाक से अंग्रेज लोग इसके साथ हो लेते थे ताकि इसकी गद्दी को छीना जा सके। भले ही इसको थोड़े टाइम के लिए राजा बना देते थे, लेते थे, लेकिन है तो इसका ये गुलाम ही, इसकी कठपुतली ही है, क्योंकि अंग्रेज़ों की मदद से जो राजगद्दी पर बैठा उसकी वो कठपुतली ही रहा। उससे अंग्रेज़ों ने खूब लाभ कमाया। उसको हम आगे जो आएंगे नवाब, उसमें हम देखेंगे, इसी बंगाल के अधिग्रहण में ही, ठीक है। इस पर हम नहीं जाएंगे, इसको हम देखेंगे आगे। तो विरोध हुआ, विरोध के कारण क्या हुआ, इन्होंने इसका दमन भी किया, बहुत क्रूरता से दमन किया, और अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद, ढाका से, पहले जो था पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश एक ही हुआ करता था, तो इन्होंने मुर्शीद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बना ली, ठीक है। इतना अगर आप मुर्शीद कुली खान के बारे में जानते हैं तो काफ़ी। हम ऐसे ही अध्ययन करेंगे, एक एक नवाब को लेंगे, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, उस हिसाब से चलेंगे हम, ठीक है। अगला एक नवाब आता है, उसका कुछ विशेष योगदान नहीं है, वो बहुत योग्य भी नहीं था, अंग्रेज़ों की स्थितियों को समझने में भी वो सबसे नाकाम शासक रहा, जिसका नाम है अली वर्दी खान। बस इसके एक
नाम याद रखिएगा, कहानी याद रखिएगा बस। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो अंग्रेज होते हैं, जो अंग्रेज हैं वो मधुमक्खी हैं, मधुमक्खी, ठीक है। इन्होंने, अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की कि अगर आप इनको छेड़ोगे नहीं तो ये आपको शहद देंगे, शहद देंगे, लेकिन अगर आप इनको छेड़े तो ये आपको काट काट कर मार डालेंगे। ये इन्होंने कहा, इनकी ये समझ थी कि अंग्रेज जो है वो मधुमक्खी के समान हैं, अगर उनको न छेड़ा जाए तो शहद देंगे, अगर उनको छेड़ा गया तो काट काट कर खा डालेंगे। ये इनकी समझ थी, जो अपने हिसाब से ये बेचारे समझे वो बोले, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, आगे हम अगला देखेंगे, इसी का बंगाल का जो अधिग्रहण किया, इसी में अगले नवाब का अध्ययन करेंगे। बाकी भी आप लोग अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके उसको देखिए और हमारे साथ चलिए। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।